आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जो भारत के राष्ट्रपति है तो इनके बारे में आज फुल डिटेल को देखेंगे। इनके बारे में पहले देखेंगे और इनसे जितने भी अनुच्छेद है उन सभी को कवर करेंगे और जो भी इनके शक्तियाँ हैं उन सभी को भी कवर करेंगे। तो पहले आप सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के 3 अंग होते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो संसद है तो इसके 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। संसद के तीसरे अंग राष्ट्रपति को आज कवर करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति का परिचय। जो भारत का राष्ट्रपति है तो इनके परिचय के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो राष्ट्रपति है तो यह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी कि देश की प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति है तो यह संवैधानिक प्रधान माने जाते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति है तो यह सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है ना। जो कार्यपालिका है तो इनके यह सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है, यानी कि इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं है, परंतु यह सिर्फ नाम मात्र के प्रधान हैं। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है तो इनके पास केवल नाम मात्र का शक्ति है, परंतु जो प्रधानमंत्री है तो इनके पास कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति है, इसीलिए इन्हें वास्तविक प्रमुख माना जाता है। तो इसी को आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति है तो यह नाम मात्र के कार्यपालिका के हेड है। जो प्रधानमंत्री है तो यह वास्तविक रूप से कार्यपालिका के हेड माने जाते हैं। अब देख लेते हैं जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है उन सभी को। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जितने भी अनुच्छेद है इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो आपको पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकाल का शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के जो भी शक्ति है उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। संघ की कार्यकाल की शक्ति अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में है। दूसरा, संघ की कार्यकाल की शक्ति, इनका वर्णन अनुच्छेद 53 में है। अब है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है यह किस प्रकार चुन के आते हैं, इनके निर्वाचन के बारे में इसमें दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भी कराया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति का चुनाव है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता भाग नहीं लेते हैं, इसमें सांसद और विधायक भाग लेते हैं। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को चुना आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन मंडल द्वारा चुना आता है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है तो इनका निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। देख लेते हैं निर्वाचक मंडल कहते किसे है और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है।
तो देख लेते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है ना। जो निर्वाचक मंडल है तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल रहते हैं। नोट को आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना। जो विधान परिषद है तो यह मात्र 6 राज्य में ही स्थित है, इसीलिए जो विधान परिषद के सदस्य है यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल में यही सब आते हैं। अनुच्छेद 55 यानी कि आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा होगा। जो राष्ट्रपति है तो इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का पदविधि यानी कि जो राष्ट्रपति है इनके कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। जो राष्ट्रपति है तो यह अपने जो पद ग्रहण तिथि है उनसे 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहेंगे, यानी कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि री इलेक्शन के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, यानी कि यदि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और ऐसा अब तक एक ही बार हुआ है कि राष्ट्रपति जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद की कौन कौन सी योग्यता होगी। सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु का हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और चौथा किसी लाभ के पद पर न हो। ये सभी थे राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है ना। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कि किसी प्रकार के सरकारी नौकरी में वह न हो। तो जो यह योग्यता है राष्ट्रपति की, तो यह योग्यता तो भारत के लगभग 50% जनसंख्या के पास होगी। तो क्या हर कोई राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? तो इसके लिए एक कंडीशन रखा गया है, निर्वाचक मंडल। अभी हमने देखा जो निर्वाचक मंडल है तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि चुनाव आयोग को जो 50 प्रस्तावक यानी कि सांसद है तो यह जाकर बोले हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा करना चाहते हैं। 50 अनुमोदक यानी कि जो 50 सांसद है तो यह लिखित चुनाव आयोग को दे कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर 100 संसद तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, तब जाकर आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। अब है अनुच्छेद 59,
राष्ट्रपति पद की शर्तें। जो राष्ट्रपति है तो इनके पद की शर्तें के बारे में अनुच्छेद 59 में है। 15,000 जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, यानी कि चुनाव लड़ने से पहले जब आप नॉमिनेशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त चुनाव आयोग आपसे 15,000 जमानत राशि लेंगे। तो यह 15,000 जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ेगी। दूसरा, पागल ना हो, ठीक है ना। जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो रहे हैं वह पागल ना हो। तीसरा, दिवालिया ना हो, यानी कि किसी प्रकार के उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ना हो, ठीक है ना। तो ये सभी शर्तें हैं, तभी जाकर आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। आपको सबसे पहले 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। आप पागल या दिवालिया ना हो। अब है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना। यदि जो मुख्य न्यायाधीश है यह अनुपस्थित रहते हैं तो इस कंडीशन में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं यही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति है तो इन पे महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। जब राष्ट्रपति किसी देश या राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, जो राष्ट्रपति है या किसी देश या राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं, यानी कि संविधान के विरुद्ध जब अपना कार्य करने लगते हैं तब इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है ना, जब यह संविधान का ह्रास करने लगे उस कंडीशन में भी इस पर महाभियोग लग सकती है। तो चलिए देख लेते हैं महाभियोग क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इनके बारे में समझ लेते हैं। जो राष्ट्रपति है तो इन पे महाभियोग किस प्रकार लगती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जो संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं तो इनके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ठीक है ना। जो महाभियोग है तो इसके राष्ट्रपति पर लगने से 14 दिन पहले ही लिखित बताना होगा कि आप पर महाभियोग लगने वाली है, और सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 25% सदस्य का हस्ताक्षर भी इस पर होनी चाहिए। इसके बाद संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उसे सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। उसके बाद दूसरे सदन में भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है ना। यानी कि संसद के किसी सदन में जो कि प्रस्ताव आता है, मान के चलिए लोकसभा में पहले आता है, तो इसमें 2/3 सदस्यों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद यह राज्यसभा में जाती है तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। परंतु महाभियोग के जरिए अब तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना है। जो महाभियोग है तो इनके द्वारा अब तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति है इनके कौन कौन से अधिकार और शक्तियाँ हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार, सबसे पहले देख लेते हैं जो राष्ट्रपति है इनके नियुक्ति संबंधी अधिकार कौन कौन से हैं।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो राष्ट्रपति है यही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है यही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। जो राष्ट्रपति है तो इन्हीं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और जो राज्य में राज्यपाल होते हैं इनकी भी नियुक्ति, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है या किन किन को नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और जो राज्य के प्रमुख है राज्यपाल, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो यह सभी थे राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार। अब है विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियाँ। देख लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ कौन कौन सी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता, ठीक है ना। यानी कि कोई भी विधेयक है वह कानून नहीं बन सकता बिना राष्ट्रपति के साइन किए हुए। यानी कि कोई भी जो विधेयक है या राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो जाते हैं, परंतु बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वह कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। जो दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा, तो इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और जो संयुक्त अधिवेशन होती है तो इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, जो लोकसभा है तो इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह भी राष्ट्रपति के पास ही है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है यह भी राष्ट्रपति के पास है, जिसका वर्णन 123 में है। देख लेते हैं अध्यादेश क्या होता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का बैठक नहीं हो रही हो, परंतु जो किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता देश को पड़ जाए, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस कानून को हस्ताक्षर कर लागू भी कर सकते हैं। इसी को अध्यादेश कहा जाता है। तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 123 में है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ठीक है ना। देख लेते हैं कौन कौन से विधेयक है जिसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। पहला है धन विधेयक, यानी कि किसी प्रकार के धन विधेयक है तो वह पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संसद में पेश होगी। दूसरा, नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक, यानी कि किसी प्रकार के नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है या जो वर्तमान में राज्य है तो इनमें किसी प्रकार के सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन हो, तो इन सभी कंडीशन में पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, उसके बाद ही संसद में यह पेश की जाएगी। तीसरा है संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, इसमें भी राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। संसद में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, जो भारत की संसद है तो इसमें सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो राष्ट्रपति है तो यह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
जो कि हो सकते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और खेल के क्षेत्र से। ठीक है ना। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो वह हो सकते हैं खेल से, कला से, विज्ञान से और साहित्य के क्षेत्र से। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत भी करते थे। जो लोकसभा है तो इनमें 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का सीट था, तो इन्हें भी पहले मनोनीत किया जाता था, परंतु संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना। जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, इनके द्वारा 2 आंग्ल सीट जो कि लोकसभा में इनको दिया गया था, तो इसे 104 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में आंग्ल भारतीयों का सीट को खत्म कर दिया गया है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों को। राष्ट्रपति तीनों सेना यानी कि स्थल, जल और वायु, इन तीनों के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है यह तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध न तो शुरू किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी देश से न तो युद्ध शुरू की जा सकती है और न ही युद्ध को खत्म की जा सकती है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही सम्मिलित है। ठीक है ना। जो सैन्य बल है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो इन सभी का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति को ही निहित है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है तो यह किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में है। इसके बाद है कुछ विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है तो इन्हें कार्यकाल के दौरान कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है जब तक यह अपने पद पर रहेंगे तब तक इन पर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है और न ही इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देख लेते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन 352 में है। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन, तो इसका वर्णन 356 में है। ठीक है। जो राष्ट्रपति शासन है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में निहित है। इसके बाद है वित्तीय आपातकाल, यानी कि जब किसी राज्य का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाए तब जाकर वित्तीय आपातकाल लगती है, परंतु देश में अब तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। अब है कुछ अन्य शक्तियाँ। अंतर राज्य परिषद का गठन, जो कि अनुच्छेद 263 में है। यह शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। दूसरा वित्त आयोग का गठन, इसका वर्णन 280 में है, तो इसके गठन का शक्ति भी राष्ट्रपति को ही निहित है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान, यानी कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे, यह भी शक्ति राष्ट्रपति को ही निहित है। SC, ST और OBC आयोग का गठन, इसकी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो ये सभी थे राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो यह एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर निहित रहे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। जो प्रतिभा सिंह पाटिल है तो यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति वह थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि इनके विरोध में कोई भी नेता नहीं खड़ा हुए थे, इसीलिए निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, जो कि थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब है राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। यह दोनों अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? बताइए, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? संघ के कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख यह प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के शक्ति का वर्णन ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 में है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? जो निर्वाचक मंडल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो ऑप्शन डी, इनमें सभी आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के पद विधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए, राष्ट्रपति के पद विधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 56 में है। क्वेश्चन नंबर 6, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, बताइए वह कौन राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे? तो वह है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के कितने दिन पहले सूचित करना होता है? तो ऑप्शन सी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? चाहे वह उच्च न्यायालय के हो या वह सर्वोच्च न्यायालय के हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किनके पास है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, परंतु इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य और खेल के क्षेत्र से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह थी ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो वह थे ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।